नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप उन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वाइस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही वाइस पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने करवाए हैं या करवाने वाले हैं उन सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर को पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमेशा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, जो है वो मिनरल्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे ये जो मिनरल्स हैं ये हमको कैसे कैसे मिलते हैं, तो ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हमको अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं तो उसकी हम बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के कितने टाइप्स है, जैसे मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक हो गया, एनर्जी मिनरल्स हो गया, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे ये जो मिनरल्स हैं उनको आप कैसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और लास्ट में हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो ये तो आपके पूरा मोटा मोटा चैप्टर का ओवरव्यू है। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले इस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन देंगे जिसके अंदर हम मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मिनरल्स का मोड ऑफ अकरेंस, ये जो मिनरल्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं ये हमको कैसे कैसे मिल सकते हैं, इतना हम इस क्लास में डिसाइड करेंगे। बाकी जो है जो टॉपिक्स हैं वो हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब आप सबको पता है जैसे हमारा अर्थ है, इसके अंदर आपको पानी भी मिलेगा, इसमें आपको एयर भी मिलेगी, इसमें आपको वाटर भी मिलेगा, इसमें आपको वुड भी मिलेगा, और बहुत सारी चीजें मिलती है। अब ये जितनी चीजें अपने को अर्थ में मिल रही है इनमें कुछ चीजें जो है वो मिनरल भी है। सिमिलरली द अर्थ हैज मिनरल्स, जैसे हमारे पास आयरन ओर है, मैग्नीज है, निकल है, कोबाल्ट, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, माइका, पोटैश, सल्फर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे अर्थ में बहुत सारी चीजें हैं वैसे ही अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो अब सवाल यही आता है सर मिनरल्स होते क्या है, तो मिनरल्स क्या होते हैं उसको हम जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मिनरल जो है वो हमको किस में मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसमें इससे पहले कि मिनरल्स क्या होता है, इससे पहले कि मिनरल्स हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, या हमारी लाइफ, ये जो ह्यूमन लाइफ है उसके लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, तो सवाल ये आता है मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस पे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिनरल्स है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो मिनरल्स है वो इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, क्यों है। तो आपको इस पर क्या लिखना है, वी सी डिफरेंट थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, पिन, बिल्डिंग, रेलवे लाइन, टूल्स, मशीन्स, कार्स, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स आर मिनरल्स। हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें देखते हैं और वो बहुत सारी चीजें सारी कहीं ना कहीं किसी मिनरल की बनी हुई है, इसलिए सबसे पहला पॉइंट मिनरल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो टूथपेस्ट कंटेन मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, फ्लोराइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो ना उसमें भी बहुत सारे क्या है मिनरल्स हैं। तो अब मान लो कि मिनरल्स नहीं होगा तो आपकी जो रोजमर्रा की जो चीजें आप करते हो उसमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास नहीं होगी, ठीक है, समझ रहे हो। थर्ड पॉइंट, फूड दैट वी कंज्यूम ऑल्सो कंटेन मिनरल्स लाइक कैल्शियम इन मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हम खाना खाते हैं उस खाने में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। फिर लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली 0.3% ऑफ टोटल इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब हम जितना भी खाना खाते हैं उस खाने में से 0.03% जो है वो मिनरल्स है। लेकिन ये अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत कम है, लेकिन ये जो 0.03% मिनरल्स है
ये आप जो बाकी खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगर आपके पास ये मिनरल नहीं होगा तो आपने जितना खाना खाया है उसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। They are so important that without them we would not be able to utilize other 99.7% of total food stuff। ठीक है, तो मिनरल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं वो सारी मिनरल्स की बनी हुई है। हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स है, हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल है। हमारी जो मिनरल इनटेक है वो 0.3% है, लेकिन ये इतनी कम होने के बावजूद भी अगर ये आप नहीं खाओगे तो आप जो 99.7% ऑफ टोटल इनटेक कर रहे हो ये आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे या डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आप जो भी आपका काम कर रहे हो इस संसार में वो सारा कहीं ना कहीं अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मिनरल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स आर इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मिनरल नहीं होंगे तो हमारी लाइफ नहीं होगी। समझ में आया? अब आगे देखो, अब ये जो मिनरल है ये कैसे मिलते हैं अपने को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूं, ये मान लो एक रॉक है। ये क्या है? एक रॉक। पत्थर तो आप जानते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पत्थर क्या होता है? सॉलिड हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल्स। पत्थर क्या है? ये एक तो सॉलिड है और ये क्या है? हिट्रोजीनियस है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर किसका? ऑफ मिनरल्स। पत्थर एक सॉलिड पार्टिकल है जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब इसमें अलग अलग चीजें, एक चीज का नहीं बना हुआ। मतलब जो आप एक पत्थर देखते हो ये पत्थर में सिर्फ एक ही जो है वो सारा मिनरल नहीं है, इस पत्थर में बहुत सारे अलग अलग जो है वो मिनरल्स हैं। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मिनरल। ठीक है, तो ये तो हो गया पत्थर। अब मान लो इस पत्थर में एक मिनरल है इधर आपका Fe आयरन, एक इधर है आपका आयरन और एक इधर है आपका जो है नाइट्रोजन। ये आप इसको जो है ये Np, इसको आप फॉस्फोरस मान लो। तो ये जो है ये मैं इसको एक बार अलग कलर से कर देता हूं। ये जो येलो वाला है ये तो है आपका फॉस्फोरस और ये जो व्हाइट वाला है ये आपका है आयरन। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि एक पत्थर है, इसके अंदर दो मिनरल है, एक तो है आपका फॉस्फोरस और एक है आपका आयरन। अब ये जो ये पत्थर है ये जो है ये पूरा एक मिनरल का नहीं बना हुआ, ये क्या है? अलग अलग मिनरल का बना हुआ है। तो पत्थर एक सॉलिड पार्टिकल है जो कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर है और वो अलग अलग मिनरल का बना हुआ है। अब ये मिनरल क्या होता है? मिनरल जो है अगर अपन देखें ये मिनरल क्या होता है? मिनरल एक होमोजीनियस मिनरल जो है वो होमोजीनियस सब्सटेंस है। मतलब अगर आप उस मिनरल को उठाओगे तो उसके अंदर सारा 100% वो मिनरल ही होगा, इसके अंदर आपको और भी कोई चीज नहीं मिलेगी। तो मिनरल क्या होता है? होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज फाउंड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल डायमंड जो है वो हार्डेस्ट है और टैल्क जो है वो सॉफ्टेस्ट है। अब ये जो मिनरल है कैसा है? होमोजीनियस है और इसका क्या है? डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है। डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये जो चीज है ये मिनरल को पत्थर से क्या करती है? अलग करती है। पत्थर एक सॉलिड है जो कि हिट्रोजीनियस है, मिनरल भी है सॉलिड हो सकता है और आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन सॉलिड है जो कि होमोजीनियस है, मतलब 100% वही कंसंट्रेशन में। एक टर्म आता है आपके सामने ओर। अब ये ओर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर है उसके अंदर जो है मान लो एक पत्थर है, उस पत्थर में बहुत सारे मिनरल का कंसंट्रेशन हो सकता है। एक पत्थर में बहुत सारे मिनरल्स हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं एक पत्थर है जिसमें दो मिनरल के कंसंट्रेशन है, लेकिन एक मिनरल का कंसंट्रेशन उस पत्थर में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इस ये वाला जो पत्थर मैं बना रहा हूं इसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है? इसमें Fe आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस पत्थर को हम बोल देंगे आयरन का ओर। इसका मतलब ये जो पत्थर है इसमें से आप आयरन को जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रॉक क्या होता है? सॉलिड हिट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ one or more minerals. For example granite is mixture of quartz, feldspar and biotite. अब जो क्वार्ट्ज जो ग्रेनाइट पत्थर है ये है क्या? ये तो है पत्थर, लेकिन इस पत्थर के अंदर आपको बहुत सारे क्या है? अलग अलग मिनरल मिल जाएंगे। कोई एक ऐसा पत्थर जिसमें एक मिनरल बहुत ज्यादा है तो उसको आप क्या बोल दोगे? और बोल दोगे उस पर्टिकुलर मिनरल का। फॉर एग्जाम्पल एक पत्थर है जिसके अंदर फॉस्फोरस भी और आयरन भी है, उस पत्थर में आयरन का कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो आप उसको बोल दोगे ये जो पत्थर है ये आयरन का क्या है, ओर है। ठीक है। और मिनरल क्या होता है, मिनरल एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है जो कि नेचुरली अकर करता है और उसका एक डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और ये अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल हार्डेस्ट जो है वो डायमंड है और सॉफ्टेस्ट जो है वो टैल्क है। और क्या होता है, रॉक दैट कंटेन्स मिनरल इन कंसेंट्रेशन दैट आर हाई इनफ फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन फॉर ओर्स मेटालिक नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। ये ओर से ही हम जो है बाद में मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब विच मिनरल्स ओर आर टू बी माइंड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पत्थर है, इस पत्थर में 2-3 तरीके के मिनरल्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पत्थर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब अगर इस पत्थर में मिनरल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तभी आप एक्सट्रैक्शन करोगे ना। क्यों? क्योंकि जब आप इस पे खर्चा लगाओगे और जो मिनरल मिलेगा वो मार्केट में ज्यादा बिकेगा। फॉर एग्जांपल मिनरल उस पत्थर में है ही नहीं और आप उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपने जितना खर्चा लगाया उतना आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप उसका एक्सट्रैक्शन कभी करोगे नहीं। तो कौन से पत्थर में से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? हम उस पत्थर में से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कि अगर उससे हम खर्चा लगा के उस मिनरल को बाहर निकालें तो मार्केट पे उसको ज्यादा रेट पे बेच सके। तो विच मिनरल ओर मे बी माइंड, द मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक एक्सट्रैक्शन कमर्शियली बी वायबल। मतलब जो आप एक्सट्रैक्शन करोगे तो आप उसको अगर मार्केट में बेचोगे तो आपने जितना खर्चा लगाया एक्सट्रैक्शन करने के लिए उससे ज्यादा मार्केट में आपको उसकी प्राइस मिलेगी। अब मेन सवाल ये आता है, वेयर मिनरल्स आर फाउंड एंड इन विच फॉर्म। अब ये जो मिनरल्स हैं ये आपको कहां पर मिलते हैं और कौन से फॉर्म में मिलते हैं? ज्यादातर मिनरल आपको पत्थरों में मिलते हैं, लेकिन ये जो पत्थरों में मिनरल्स मिलते हैं ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है अब जो आगे पढ़ेंगे ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट है। पांचों पे मिला के एक 5 नंबर का सवाल आ सकता है और एक एक के ऊपर भी 2-2, 3-3 नंबर के सवाल आ सकते हैं। मिनरल जनरली अकर इन 5 फॉर्म्स। मिनरल कितने फॉर्म में अकर करते हैं, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मिनरल्स कितने फॉर्म में अकर करते हैं? 5 फॉर्म। 5 फॉर्म्स कौन से? वेन्स एंड लोड्स, मतलब ऐसे खड़े, ठीक है। फिर बेड्स एंड लेयर, मतलब लेटे हुए। फिर रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर एलुवियल डिपॉजिट और फिर ओशन वाटर्स। तो मिनरल हमको 5 तरीके से मिल सकते हैं, वेन्स और लोड्स में, बेड्स लेयर में, वेदर्ड मटेरियल ऑफ मास रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, एलुवियल डिपॉजिट और ओशन वाटर। तो मिनरल हमको इन 5 तरीकों से मिल सकता है। अब ये वेन्स और लोड्स क्या होता है, बेड्स और लेयर क्या होता है, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल क्या होता है, एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, ओशन वाटर में से कैसे मिनरल मिलते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका वेन्स और लोड्स। अब ये वेन्स और लोड्स देखो क्या है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर्स इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस एंड फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। ठीक है। अब ये जो वेन्स और लोड्स में जो मिनरल मिलते हैं वो कौन से पत्थरों में मिलेंगे? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। पत्थर 3 तरीके के होते हैं, अगर मैं आपको यहाँ लिख दूं, ये जो पत्थर है ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इग्नियस, एक होता है आपका मेटामॉर्फिक और एक होता है आपका सेडिमेंट्री। तो जितने भी आपको मिनरल्स हैं वो इन तीनों पत्थरों में से कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जो वेन्स और लोड्स वाले मिनरल्स हैं वो आपको कौन से पत्थरों में मिलेंगे? आपको मिलेंगे इग्नियस और मेटामॉर्फिक। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन क्रैक्स, क्रेवाइसेस, फॉल्ट्स एंड जॉइंट। फॉर एग्जांपल एक ये इग्नियस रॉक है और इस रॉक में यहाँ पर एक क्रैक हुआ है, तो क्या करेगा ना, मिनरल जो है इस क्रैक में आके जमा हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा पत्थर है, येलो कलर का पूरा पत्थर है और इस पत्थर में यहां पर आपको ये रेड कलर का जो है मिनरल मिलेगा। ठीक है। द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन्स। जो छोटे अकरेंस हैं, जो छोटे हैं उनको वेन्स बोलते हैं और जो लार्ज है उनको अपन बोलते हैं लोड्स। ठीक है। दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड और मोल्टन और गैसियस फॉर्म फोर्स अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दे कूल एंड सॉलिडिफाइड एज दे राइज। फॉर एग्जांपल ये मानो ये हमारा जो है ये अर्थ का क्रस्ट है, ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है और इस क्रस्ट के नीचे जो है वो इग्नियस रॉक है यहाँ पे। ठीक है। ये पूरा जो है वो इग्नियस रॉक है और इस इग्नियस रॉक के नीचे जो है वो एक लेयर है जिसको अपन बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। अब ये एस्थेनोस्फेयर क्या है? ये मोल्टन स्टेट में, जहां से आप जब वॉल्केनो फटता है तो ये जो मोल्टन स्टेट है ये बाहर आके ऐसे फटता है। ठीक है।
अब क्योंकि ये गर्म है तो गर्म जितनी भी चीज होती है उसकी प्रवृत्ति है कि वो ऊपर उठे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कहीं पे क्रैक है तो क्या करेगा ना, यहाँ से जो मोल्टन लावा है ये यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर आता है और सरफेस के पास में तो इसका टेम्परेचर कम होता है और ये ठंडा हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, उस पत्थर के जो क्रैक्स होते हैं उसमें आके ये जम जाता है। वो जब जम जाता है और उस पत्थर को हम बाहर निकाल के उसमें से जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो वो मिनरल हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। द मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक, लेड आर ऑब्टेन्ड इन वेन्स एंड लोड्स। तो अब ये वेन्स और लोड्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं आपको? ज्यादातर मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी कौन सा? टिन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। अब इससे आपको क्या क्या याद रखना है कि वेन्स और लोड्स के अंदर, वेन्स और लोड्स वाले जो मिनरल्स है वो कौन से पत्थर में होते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक। वेन्स और लोड्स में कौन से मिनरल अकर करते हैं? मेटालिक। मेटालिक भी कौन से? आपका टिन, कॉपर, जिंक और लेड। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं तो आता है आपका बेड्स एंड लेयर्स। अब ये जो बेड्स एंड लेयर वाला जो मिनरल है ये आपको सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड्स एंड लेयर। They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in horizontal strata. For example, मान लो कि ये अर्थ का एक क्रस्ट है और इस क्रस्ट के ऊपर जो है वो पेड़ उगे हुए। अर्थ के ऊपर क्या उगे हुए? पेड़। और मान लो कि अभी लैंडस्लाइड आ गई और ये पूरा जो है पूरा एरिया यहाँ पे इस पे मिट्टी मिट्टी आ गई, तो अब ये जो पेड़ है ना ये धीरे धीरे क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा और ये अपना फॉर्म चेंज कर देगा और ये धीरे धीरे क्या बन जाएगा? कोयला बन जाएगा। तो ये जो कोयला है फिर ये आपको कैसे मिलेगा? ये आपको मिलेगा लेयर्स में। कैसे मिलेगा? लेयर्स में। तो ये जो मिनरल्स हैं लेयर्स में मिलते हैं, ये ऐसे मिलते हैं। ठीक है। कोल, अब मिनरल में कौन मिलता है? कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन ओर हैव बीन कंसंट्रेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अच्छा, ये इस पे डिपोजिशन हो रहा है तो ये जो मिट्टी है इस पे प्रेशर भी डाल रही है, हीट भी डाल रही है, तो ये धीरे धीरे अपना फॉर्म चेंज कर देता है और ये पेड़ जो है आपको बाद में कोयले मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स मरे होंगे तो इन पे भी मिट्टी आ गई होगी और जैसे जैसे इन पे और मिट्टी आती गई तो इनका कंप्रेशन हो गया और इन्होंने अपना फॉर्म चेंज कर दिया और वहां पर बन गया पेट्रोलियम। ठीक है। तो ऐसे लेयर्स और बेड्स में बनते हैं। जिप्सम, पोटैश एंड सोडियम सॉल्ट आर अनदर सेडिमेंट्री मिनरल व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन। अच्छा देखो, अब ये मैं इसको ये मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास में एक जो है वो वाटर बॉडी है। यहाँ पर अपने पास में एक वाटर बॉडी है और पानी के अंदर मान लो कि कुछ नमक घुला हुआ है और ये पानी थोड़े टाइम बाद क्या होगा? इवापोरेट हो गया। लेकिन इसमें जो नमक है वो तो इवापोरेट नहीं होगा, तो ये जो नमक है ये आपको इधर ऐसे इधर लेयर बन जाएगी इसकी। तो ये भी आपको कैसे मिल रहा है? लेयर में मिल रहा है। ठीक है। तो आपको जो है लेयर में ऐसे भी मिल सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट आर अनदर सेडिमेंट्री मिनरल व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवापोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन। तो 2 तरीके के हमने पढ़ लिए, एक पढ़ा हमने वेन्स और लोड्स और दूसरा हमने पढ़ा बेड्स एंड लेयर्स। तीसरा तरीका है रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला मिनरल्स आपको किसके अंदर देखने को मिलते हैं? मिनरल आपको पत्थर में देखने को मिलते हैं और इस पत्थर के अंदर मान लो कि जो है वो इस पत्थर में है जो है ये जो पत्थर है इसके अंदर बॉक्साइट बहुत ज्यादा है, तो इस पत्थर को हम बोल देंगे बॉक्साइट का ओर या एल्यूमिनियम का ओर। ठीक है। अब क्या हुआ ना, ये पत्थर है इसके ऊपर हवा चल रही है। क्या चल रही है? हवा चल रही है। तो ये हवा क्या करेगी? इस पत्थर को यहाँ से इरोड कर देगी, पत्थर को उड़ा के ले जाएगी। या फिर अपन मान लेंगे पानी आ रहा है तो पानी भी इस पत्थर को अपने साथ पिघला के ले जाएगी। लेकिन ये जो मटेरियल है, ये जो इसके अंदर मिनरल है, ये तो जो है इरोड नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? फिर ये मिनरल है ना यहाँ पर गिर जाएगा। पहले पूरे पत्थर में था, अब ये वहां पर, क्योंकि पत्थर तो पूरा उड़ गया, ये मिनरल आपको यहाँ पे नीचे गिरा हुआ मिलेगा। तो ऐसा जो मिनरल मिलता है नीचे, इसको अपन बोलते हैं रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब ये वेदरिंग क्या होती है? पत्थर के टूटने को अपन बोलते हैं वेदरिंग। तो जब पत्थर टूटता और उस पत्थर में जो मिनरल है वो वहीं गिर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल मास। मतलब वो जो वेदर्ड मटेरियल था उसका जो बचा हुआ हिस्सा है उससे जो अपने को मिनरल मिल रहा है वो आ जाएगा आपका रेसिडुअल मास। ठीक है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। जो बाहर का सरफेस है उसका डीकंपोजिशन हो जाता है, मतलब उसकी वेदरिंग हो जाती है। एंड रिमूवल ऑफ सॉल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो पत्थर के अंदर जो ऐसे मिनरल्स हैं जो सॉल्यूबल हैं वो उसके साथ पत्थर के साथ घुल गए, वो पूरा पत्थर गायब हो गया। लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग वुड्स। पीछे बच जाता है ऐसा मटेरियल
जो कि वेदर्ड नहीं हो सकता है, तो वहीं पे आपको गिरा हुआ मिलता है। और ऐसा जो हमको मिनरल मिलता है उसका नाम है आपका बॉक्साइट। तो 3 तरीके हमने पढ़ लिया, वेन्स और लोड और बेड्स और लेयर्स, और तीसरा है आपका रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल। अब जो चौथा तरीका है ना एल्यूवियल डिपॉजिट, ये सेम इसी तरीके का है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक पत्थर है, यहां पर एक पत्थर है और इस पत्थर के अंदर मान लो कि गोल्ड है, ठीक है। और ये पत्थर जो है वो पहाड़ की चोटी पे है, और ये मान लो कि क्योंकि पहाड़ की चोटी पे है तो यहाँ से पानी आ रहा है, तो पानी क्या करेगा, इस पत्थर को अपने साथ लेके यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पानी पत्थर को गिरा देगा और ये पत्थर वापिस इसका वेदरिंग हो जाएगी, इस पत्थर की क्या हो जाएगी, वापिस वेदरिंग हो जाएगी। तो ये इसके अंदर जो गोल्ड है वो आपको यहाँ पर मिलेगा वैली फ्लोर्स के अंदर नीचे। सेम ही तरीका है, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल उसी जगह पे होता है, लेकिन एल्यूवियल डिपॉजिट उस जगह नहीं होके जब पानी अपने साथ किसी पत्थर को बाहर लेती है और वो पत्थर पूरा पिघल जाता है पानी के साथ, या पूरे पत्थर का इरोजन हो जाता है, तो उसमें जो मिनरल्स हैं वो वहीं पे आपको नीचे मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट। तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स, ठीक है। और ऐसे जो है हमको गोल्ड मिलता है। तो चौथा तरीका है एल्यूवियल डिपॉजिट। सर्टेन मिनरल में अकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल, क्योंकि पहाड़ से नीचे गिरा है तो आपको वैली फ्लोर्स पे मिलेंगे। These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. ऐसे जो प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, इनमें ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो कि पानी से करोड नहीं होते, जिससे जंग नहीं लगती या पानी से खराब नहीं होते। तो जो सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, पानी से खराब नहीं होते। तो ऐसे कौन से मिनरल्स है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टिन हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो ये मिनरल जो है आपको एल्यूवियल डिपॉजिट के फॉर्म्स में मिलते हैं। ये चौथा तरीका था। पांचवा तरीका है आपका ओशन वाटर। अब ओशन वाटर जो है उस पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट जो है वो घुले हुए, तो वो पानी में से आप सॉल्ट का जब एक्सट्रैक्शन करते हो तो वैसे भी आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, या जो ओशन फ्लोर्स पे जो मिनरल्स हैं वो अगर आप निकालते हो तो वो कैसे होंगे, ओशन वाटर मिनरल्स। द ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ देम आर टू वाइडली डिस्प्यूट टू बी इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट, क्योंकि पूरे पानी में घुला हुआ है। अब आप मान लो कि आप 10 लीटर ओशन का पानी लेके आए, उसमें से आप कितना ही निकाल पाओगे, तो क्योंकि बहुत ज्यादा वाइडली डिस्प्यूज है तो हम उसको इतना ज्यादा कमर्शियली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन एंड मैग्नीज नोड्यूल्स आर लार्जली डिराइव फ्रॉम ओशन वाटर। तो ओशन वाटर से हमको ये वाले जो है मिनरल्स मिलते हैं। वेन्स और लोड्स में कौन से मिलते हैं, बेड्स और लेयर्स में कौन से मिलते हैं, और आपका रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल में कौन सा मिलता है, एल्यूवियल डिपॉजिट या प्लेसर डिपॉजिट्स में कौन से मिनरल मिलते हैं, और आपको ओशन वाटर से कौन से मिनरल्स मिलते हैं, सबके नाम पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बोल दूं कि जो रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल है तो उसमें कौन सा मिलता है, उसमें हमको बॉक्साइट मिलता है। अब ये आपको इंडिविजुअली 2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, 2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, 2 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, 3 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, 3 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या ये पूरा ही आपका 5 नंबर के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकता है, जिसके अंदर आपको ये तरीके लिखने हैं, 1-2 लाइन लिखनी है कि कैसे बनते हैं और उसके एग्जांपल लिखने के कौन कौन से मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एज इट इज जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कोई आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगला देखो, India is fortunate to have fairly rich and varied material resources, however these are unevenly distributed। सवाल ये कह रहा है कि इंडिया में बहुत तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते हैं, इंडिया मिनरल्स के अंदर बहुत रिच है, लेकिन ये मिनरल सारे वाइडली डिस्प्यूट है, सारे आपको एक ही जगह पे नहीं मिल जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ रिजर्व ऑफ कोल, मेटालिक मिनरल्स, माइका एंड मेनी अदर नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, ये जो आपका ये वाला जो पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है वो मेटालिक कोल, नॉन मेटालिक माइका, ये सब मिल जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैक्स ऑफ पेनिनसुलर इन गुजरात एंड असम हैज मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट। अब ये जो आपका ये जो पेनिनसुला है, इसके आसपास का जो रीजन है, यहाँ पर आपको पेट्रोलियम डिपॉजिट मिल जाते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। राजस्थान विद रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैव रिजर्व ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल्स। अब ये जो आप राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान में आपको बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स देखने को मिलते हैं। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इकोनॉमिकली मिनरल्स। ये जो अपना एलुवियल अपना जो नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर आपको कोई भी तरीके का जो है वो मिनरल ज्यादा मिलते नहीं है,
लेकिन और सबसे ज्यादा मिनरल आपको कहाँ मिलते हैं, पेनिनसुला के रीजन वाले में। तो इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि अच्छी मात्रा में भी है, लेकिन ये सारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। किसी जगह आपको कोई मिनरल मिलेगा, किसी जगह आपको कोई मिनरल मिलेगा, किसी जगह आपको बहुत मिनरल मिल रहे हैं, किसी जगह आपको कोई भी मिनरल नहीं मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। अच्छा, अब मान लो कि मेरे को पता चल गया कि इस धरती के नीचे जो है, ये जो धरती है इसके नीचे मान लो पत्थर है, इस पत्थर के अंदर मेरे को एक मिनरल मिल गया। अब ये धरती के नीचे से मिनरल बाहर निकालने के लिए मेरे को इसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। अब मैं कौन से मिनरल का एक्सट्रैक्शन करूंगा, मैं ये देखूंगा कि जो नीचे मिनरल मेरे को मिल रहा है ये कितनी मात्रा में है। अगर ज्यादा मात्रा में तो मैं निकालूंगा, अगर आसानी से निकल रहा है तो निकालूंगा। फॉर एग्जांपल निकालने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लग रही है, बहुत खर्चा लग रहा है, तो नहीं निकालूंगा। अच्छा, जो मिनरल निकल रहा है वो मार्केट के पास में भी होना चाहिए, तो मैं निकालूंगा। ठीक है, देयर आर 3 फैक्टर्स अफेक्ट इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिजर्व कौन अफेक्ट करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ओर, कितना आपका कंसंट्रेशन है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो या कितना कम खर्चा करके निकाल सकते हो, और क्लोजनेस टू दी मार्केट। फॉर एग्जांपल आप कोई मिनरल निकालो जो कि बहुत सस्ता है, फॉर एग्जांपल आप लाइमस्टोन निकाल दो, तो लाइमस्टोन कोई ज्यादा महंगा तो बिकता नहीं है। अब लाइमस्टोन आप निकाल रहे हो आसाम के अंदर, और लाइमस्टोन की जरूरत है राजस्थान में, तो आप जितना आसाम से राजस्थान भेजोगे वो खर्चा लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो फिर आप आसाम में कभी लाइमस्टोन नहीं निकालोगे। लाइमस्टोन की जरूरत राजस्थान में है, तो राजस्थान में अगर लाइमस्टोन निकलेगा तो अपन वहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 फैक्टर है कि जो मिनरल है उसके रिजर्व को हम कब उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। अच्छा, तो ये जो मिनरल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। हम जो मिनरल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनिंग। तो माइनिंग क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, व्हाट इज माइनिंग, तो सवाल यही आ जाता है। माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम दी अर्थ क्रस्ट। माइनिंग ऑफ मोस्ट मिनरल इज नेशनलाइज्ड। जितने भी मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग नेशनलाइज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है अगर मान लो कि मेरी धरती के नीचे या मेरा कोई खेत है उसके नीचे कोई मेरे को मिनरल मिल जाता है और मेरे को उसकी माइनिंग करनी है, तो मैं ऐसा नहीं है कि कल जाके उसकी माइनिंग करने लग जाऊंगा, नहीं कर सकता मैं। मेरे को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसलिए तभी मैं जो है माइनिंग कर सकता हूँ, वरना मैं माइनिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है माइनिंग सारी क्या है, नेशनलाइज, which means mining that mineral is only possible after obtaining due permission from the government। ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं उनकी माइनिंग नेशनलाइज्ड है, लेकिन हर एक मिनरल की माइनिंग नेशनलाइज नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी सारी माइनिंग क्या है, नेशनलाइज। अगर आप सरकार से बिना परमिशन लिए माइनिंग कर रहे हो तो वो फिर कैसी हो जाएगी, इलीगल माइनिंग हो जाएगी। ऐसी एक इलीगल माइनिंग चलती है हमारे इंडिया में जिसको हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। अब ये रैट होल माइनिंग क्या है, आसाम या नॉर्थ ईस्ट स्टेट वालों में वहां पे कोयला है, तब कोयले की माइनिंग करनी है तो आपको सरकार से लाइसेंस चाहिए। अब वहां के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो क्या करते हैं, सरकार से लाइसेंस नहीं लेते हैं माइनिंग के लिए, तो वो क्या करते हैं, धरती के अंदर छोटे छोटे खड्डे खोद देते हैं और उस खड्डों के अंदर घुस के वहां से कोयला एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो खड्डे खोदते हैं, ये आदमी अपने साइज का खोदता है, जैसे चूहा खड्डा नहीं खोदता, तो नाम वहां से आया रैट होल माइनिंग। तो छोटे छोटे खड्डे खोद के वहां से वो जो है वो कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हालांकि ये जो है वो इलीगल है और ये बहुत ज्यादा उनके लाइफ के लिए जो है वो डेंजरस है, क्योंकि वो जो खड्डा है वो कभी भी अगर ऊपर से गिर गया तो वो आदमी अंदर ही दब जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसी इलीगल माइनिंग है जिसको हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। इन मोस्ट ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी। मिनरल्स का ओनर कौन है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी, जबकि होता कौन है, सरकार। The coal mining in Jawai and Cherrapunji is done by digging narrow tunnels by family members। छोटे छोटे narrow tunnels खोद देते हैं family members वाले। This type of mining done by long narrow tunnel is called rat hole mining। National Green Tribunal has declared rat hole mining an illegal activity। तो आपके rat hole mining के ऊपर भी 3 नंबर का सवाल बन सकता है कि rat hole mining क्या होती है, कहाँ पर होती है, कौन करता है और किसने इसको इलीगल घोषित किया हुआ है। तो ये जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है ये सारा ये जो है वो इन्वायरमेंट को देखती है कि कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई माइनिंग हो रही है, तो उससे इन्वायरमेंट को कितना खतरा है। तो माइनिंग के जितने भी है एक्सट्रैक्शन, जितनी भी इंडस्ट्रीज लग रही है, उनको सबको सुपरवाइज करती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन जाना। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या जाना,
इंट्रोडक्शन में हमने जाना मिनरल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर हमने रॉक, मिनरल और ओर की डेफिनेशन जानी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा मोड्स ऑफ अकरेंस, ठीक है। मोड ऑफ अकरेंस 5 तरीके के हैं, आपका वेन्स एंड लोड्स, लेयर्स एंड बेड्स, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, एलुवियल डिपॉजिट एंड ओशन वाटर। उसके बाद हमने देखा कि जो है वो माइनिंग क्या होती है, उसके बाद हमने देखा माइनिंग क्या होती है, और माइनिंग का एक एग्जांपल रेड होल माइनिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। अब जो आगे हैं जो टाइप्स ऑफ मिनरल है, जैसे मेटालिक हो गया, नॉन मेटालिक हो गया, मेटालिक में भी फेरस है, नॉन फेरस है, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आएगा, आज हम मंडे है तो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपका वेडनेसडे शाम 4 बजे, और आपका आएगा लेक्चर 2 जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपको अगर आज की क्लास पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।